पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन सी तौल इकाई एसआई प्रणाली के तहत आधार इकाइयों में से एक नहीं है। हमें वह ऑप्शन चुनना है जो नहीं है। तो इससे पहले देख लेते हैं हम कि मौलिक इकाइयाँ होती कौन कौन सी है। ये बेसिकली 7 तरह की होती हैं। उसमें से पहला क्या है, लंबाई, जिसको हम मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान किलोग्राम में मापते हैं। समय, जिसको सेकंड में मापते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल में। तापमान को केल्विन में। विद्युत धारा को एम्पियर में। ज्योति तीव्रता को कैंडला में। ये हमारी मौलिक इकाइयाँ हैं और मौलिक इकाइयों से मिलकर ही हमारी अनुपूरक इकाइयाँ बनी होती हैं, जिसमें आपका क्या है, समतल कोण जिसका मात्रक रेडियन होता है। ठोस कोण जिसका मात्रक रेडियन होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी प्रकाश तीव्रता। तो प्रकाश तीव्रता हमारी जो है, जो ज्योति तीव्रता है, ये भी हमारी क्या है, हमारी मौलिक इकाई है। तो ये आंसर नहीं हो सकता है हमारा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, ये भी हमारी क्या है, मौलिक इकाई है। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है। प्लेन एंगल यानी समतल कोण, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और बाकी ये, क्योंकि विद्युत धारा भी नहीं होगा, क्योंकि विद्युत धारा भी क्या है, हमारी मौलिक इकाई है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अयस्कों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला क्या कह रहा है, हेमेटाइट इज ओर ऑफ आयरन एंड मैग्नेटाइट ऑफ ओर ऑफ मैग्नीशियम। ये बिल्कुल गलत है ये। दूसरा क्या है, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट बोथ आर ओर्स ऑफ आयरन। ये आपका सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि जो आपका जो आयरन होता है यानी लोहा होता है, उसका जो अयस्क होता है वो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भी होता है। उसी तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये इलेक्ट्रिकल पोर्शन से है, तो इसका आंसर जो होगा वो मैं लिख दे रहा हूँ। ये केवल ये इसका आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर 2 होगा। बेसिकली मैं मैकेनिकल पोर्शन को ही सॉल्व करूँगा, जो बेसिक क्वेश्चन हैं उन्हीं को सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इनमें से किसकी अधिकतम घनत्व होती है। इसमें हमें पूछना है, ये आपके पास एलिमेंट्स दे रखे गए हैं, निकिल, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज और जिंक। इसमें हमें पता लगाना है, मतलब वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो हमको पता है कि मॉलिब्डेनम की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए अनुसार एक भार को रैंप पर धक्का दिया जा रहा है, बल कैसे कम किया जाएगा। कहने का मतलब ये आपका रैंप है, ये आपका रैंप है और इस रैंप पर एक भार को एक बल के द्वारा धक्का लगाया जा रहा है। तो हमें बताना है कि धक्का लगाने के लिए कम से कम बल कब लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन क्या है, रैंप को कारपेट से धक्का दिया जाए, रैंप की ऊंचाई को कम कर दें, रैंप की ऊंचाई को बढ़ाकर, या रैंप की लंबाई को घटाकर। ये हमारा रैंप है, ये हमारा एक रैंप है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रैंप है, ये रैंप है हमारा। रैंप क्या है, इसको हिंदी में हम लोग नत समतल भी बोलते हैं, इंक्लाइन सरफेस भी बोलते हैं। यह एक प्रकार का सरल मशीन है, ये एक प्रकार का सरल मशीन है।
सरल मशीन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कम से कम प्रयास लगाकर अधिक से अधिक बोझ को उठाते हैं। तो मशीन का जो यांत्रिक लाभ होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, भार आपने कितना उठाया है बटे भार को उठाने के लिए आपने प्रयास कितना लगाया गया। मान लेते हैं हमारा जो भार है वो W है, भार हमारा W है, और इस W भार को ऊपर उठाने के लिए नीचे से ऊपर उठाने के लिए मान लेते हैं कि हम लोग F एफर्ट लगा रहे हैं, F अमाउंट का एफर्ट लगा रहे हैं। तो प्रयास हो जाएगा भार बट आपका जो यांत्रिक लाभ होगा वो क्या हो जाएगा, भार बटे प्रयास हो जाएगा। इसी को एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। तो मान लेते हैं जो रैंप है हमारा, जो इंक्लाइंड प्लेन है उसकी जो लंबाई है AB है, और इसको हम लोग L से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो L है। और मान लेते हैं ग्राउंड से लेके H हाइट तक आपका भार चढ़ा है। तो यांत्रिक लाभ कितना होगा, यांत्रिक लाभ कितना हो जाएगा, L बटे H होगा, क्योंकि हमें प्रयास द्वारा चली गई दूरी। तो प्रयास जो चलेगा तो प्रयास के द्वारा जो F है वो कहाँ चलेगा, A से चलकर बीच में जब पहुँचेगा तो उसकी दूरी कितनी तय कर लेगा, वो L तय करेगा। और आपका जो भार है वो कितनी दूरी तय करेगा भाई, A से लेके B तक पहुँचेगा तो कितनी हाइट ट्रेवल कर लेगा, चल लेगा वो H दूरी तय कर लेगा। तो ये हो जाएगा H/L। तो मैकेनिकल एडवांटेज जितना अच्छा रहता है मशीन हमारी उतनी ही अच्छी रहती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे हमें मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा चाहिए, और हमें पता चल रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाइट के। तो जैसे जैसे हम लोग हाइट को क्या करेंगे, हाइट को जैसे जैसे घटाएंगे हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो हमारा जो हमारा सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, हमारा जो सोल्यूशन होगा, कवर द रैंप ऑफ द कारपेट, ये गलत हो जाएगा। डिक्रीज द हाइट ऑफ द रैंप, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज जो आया था हमारे पास वो क्या आया था भाई, लेंथ बटे हाइट आया था। तो हाइट को जैसे ही घटाएंगे हमारा क्या हो जाएगा ये। और बेसिकली है क्या, हाइट को घटाने का मतलब क्या है, हाइट को घटाने का मतलब ये है कि आपके हाइट को जैसे जैसे आप लोग घटाएंगे तो जो आपका एफर्ट है, एफर्ट के द्वारा चली गई जो दूरी होती है वो क्या हो जाएगी, वो बेसिकली बढ़ जाती है। और कोई बात नहीं, जिससे हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, बढ़ जाता है। मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाने के लिए हम लोग हाइट को घटा सकते हैं, या फिर जो आपका प्रयास लगा था, प्रयास को और दूरी तक लेके जाया जा सके। तो उसको लेके ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट को घटाना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन दिया गया, 2 वेरिएबल में x और y का है। तो इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, आप चाहे तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं या फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम लोग ऑप्शन से चेक करें तो ऑप्शन नंबर तो इक्वेशन मेरा जो रहेगा 2y = 3x हो जाएगा। यदि हम लोग ऑप्शन नंबर A को सही मानते हैं तो हमारा क्या होगा, x बराबर जब 4 रखेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, x बराबर जब 4 रखेंगे तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 4 आ जाएगा। तो यहाँ से देखने मिल रहा है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, x बराबर 4 रखने पे y बराबर में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसको देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, अब ये जो आया है ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इसको निकाल दिया और ये आपने इसको टिक मार दिया, आपको गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या करना है,
ये जो सोल्यूशन आया है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं 5x में, तो 5 इंटू एक्स का मान कितना रखे थे 4 प्लस 17 इंटू 6, और ये देखने पर लग ही नहीं रहा कि कहीं भी ये 61 के बराबर होने वाला है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी तरह से ऑप्शन नंबर 2 भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत होगा, और ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। इसका सॉल्व करने का एक और मेथड है हमारे पास। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग, इसको सॉल्व करने का हमारा एक और मेथड है। जैसे हम मान लेते हैं हमारा जो पहला इक्वेशन ले लेते हैं 5x प्लस 17y बराबर 61, और दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं 2y बराबर 3x। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग क्या करते हैं, y बराबर 3x/2 कर लेते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। जब इसको हम लोग पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमको पता चलेगा y बराबर आपका 3 आ गया है, और जब y बराबर आपका y बराबर सॉल्व करने पे हमको पता चला है कि x बराबर कितना आ गया है, 2 आ गया है। और जैसे ही x बराबर 2 को इसमें रखेंगे, इसको मान लेते हैं हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो जैसे ही x बराबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, तो y हमारा कितना आ जाएगा, y हमारा आ जाएगा 3 इंटू 2/2, ये कितना आ जाएगा हमारा, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, x बराबर 2 एंड y बराबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो लीवर के बारे में बताया गया है। ये सब क्या है, ये सब लीवर है, लीवर के ये सब उदाहरण है। लीवर बेसिकली 3 तरह के होते हैं, एक होता है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं कि हमारे लीवर होता क्या है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो आगे देखते हैं हम लोग। इसको मैंने समय बचाने के लिए पहले से सॉल्व कर रखा है। तो लीवर बेसिकली कितने होते हैं, लीवर को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी का, फिर इसके बाद है द्वितीय श्रेणी का, उसके बाद क्या है आपका तृतीय श्रेणी का। ये 3 तरह के होते हैं। आइए सबको आसानी से समझते हैं। तो प्रथम श्रेणी की बात करें तो लीवर क्या होता है, बेसिकली एक रॉड होता है जो किसी एक बिंदु पर सहारा दिया रहता है, और इस बिंदु के अबाउट ये रॉड क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। और इस रॉड पर प्रयास, बोझ और आलंब, जिसको हिंज भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हिंज बोलते हैं, HING, हिंज बोलते हैं, और भी नामों से जाना जाता है। बस ये आप समझिए कि इस बिंदु के अबाउट ये रॉड रोटेट कर सकता है। तो प्रयास, बोझ और आलंब यानी हिंज के पोजीशन के आधार पर हमने लीवर को 3 भागों में विभाजित किया है। एक प्रथम श्रेणी, दूसरा द्वितीय श्रेणी, और तीसरा तृतीय श्रेणी। अगर हम लोग बात करें प्रथम श्रेणी के लीवर का, तो प्रथम श्रेणी का जो लीवर होता है उसमें आपका क्या होता है, आलंब आपका बीच में रहता है, और आपका भार जो होता है वो दोनों छोर पर होता है। ये देखिए इस एग्जाम्पल में प्रथम श्रेणी के लीवर पे आधार, बल और भार के बीच में रहता है। इसको आधार भी बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि आधार जो आपका प्रथम श्रेणी का होगा, भार और बोझ, ये आपका प्रयास और भार क्या होगा, आलंब के बीच में, या फिर हिंज के बीच में, या फिर आधार के बीच में होगा। उसका एक उदाहरण क्या आपका, ये आपका बच्चों का जो झूला होता है, ये आपका कैंची होता है, ये आपका क्रॉसबो होता है, जिसको आप क्या करते हैं, कील निकालते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा आधार है, ये हमारा, इसमें पेयर ऑफ टंग, आपका टंग जो चिमटा होता है, ये आपका एग्जाम्पल नहीं होगा। ये आइए सेकेंड क्लास के लीवर को समझते हैं, या फिर द्वितीय श्रेणी जिसको बोलते हैं। द्वितीय श्रेणी के लीवर में भार, प्रयास और आधार के बीच में रहता है।
ये हमारा जो भार है वो हमारा आलम्ब और प्रयास के बीच में रहता है। इसका जो फेमस एग्जांपल है, जो म्यूनसिपाल्टी का जो आप देखे होंगे, जो कचरा उठाने वाला जो व्हीकल होता है वो इसी तरह का होता है, जिसमें देखिए आपका जो भार या जो कूड़ा होता है और ये आपका फलक्रम है, इनके बीच और एफर्ट के बीच में ही रहता है। उसी तरह से ये क्या बोलते हैं, ये आपका जो कोका कोला है, थम्स अप होता है, उसका कैन ओपनर है ये। और ये आपका जो पर्सन जो नाव को खींचते हैं वो भी आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड क्लास का हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग तृतीय श्रेणी वाला। तो तीसरी श्रेणी के लीवर में प्रयास भार और आधार के बीच में रहता है। आधार यानी फिर जो आलम्ब है आपका, उसके बीच में रहता है आलम्ब। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आलम्ब हो गया और ये भार हो गया। भार बोले, बोझ बोले, लोड बोले, बात एक ही है, कन्फ्यूजन नहीं होना इसमें। तो जो आपका भार या बोझ और आलम्ब के बीच में वो क्या होता है, प्रयास लगाया था। प्रयास बेसिकली मनुष्य के द्वारा लगाया जाता है बोझ को उठाने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ये जो फेमस एग्जाम्पल, बहुत फनी एग्जाम्पल है, जो जिम में जो डंबल उठाते हैं, वो जो डंबल उठाते हैं वो क्या होता है, वो तृतीय क्लास का आपका लीवर होता है। और वैसे जिस तरह से क्या नाम है, झाड़ू जो लगाते हैं, ये भी वो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है। तो देखते हैं कि हमारा सलूशन क्या है। तो क्वेश्चन देखें तो हमारा क्या था, तो पूछ रहा था, तो कह रहा था कि नीचे का चित्र देके सही कथन का चुनाव करें। इसमें क्या है, क्लॉ हैमर, तो इसमें क्लॉ हैमर और शुगर टोंग और द लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये क्या है आपका प्रथम श्रेणी का था। उसी तरह से व्हील बैरो और प्लाट्स पहले क्रम का है, ये भी गलत है आपका, क्योंकि व्हील बैरो और प्लाट्स क्या है आपका सेकेंड क्लास का है। ह्यूमन आर्म और नट क्रैकर आर द सेकेंड क्लास का ये मशीन है या लीवर, ये भी गलत है आपका। व्हील बैरो और नट क्रैकर आर द लीवर्स ऑफ सेकेंड क्लास, इसका मतलब यही सही है आपका, क्योंकि आपने देखा होगा जो व्हील बैरो है यानी जो कूड़ा उठाने वाला जो गाड़ी है म्यूनसिपाल्टी वाला, और जो सरौता जिसको बोलते हैं आप लोग, नट क्रैकर जिसको सरौता बोलते हैं, ये क्या होता है आपका सेकेंड क्लास का होता है। आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक घर्षण का उदाहरण नहीं है जो सहायक होता है। कहने का मतलब है जो घर्षण बल होता है वो हमारी मदद भी करता है और हमें परेशानी में भी डालता है। तो ब्रेक्स जो होती हैं, कार में जो ब्रेक्स होता है वो घर्षण की वजह से लगता है, तो घर्षण यहाँ पर हमें क्या करेगा, हमारी मदद करेगा। तो हमें वो चाहिए जो मदद नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पिस्टन इन सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हमें घर्षण का मान कम होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर क्या हो जाएगा, जैम हो जाएगा। थ्रेड इन द बॉटम ऑफ योर शूज, जूते के नीचे में जो थ्रेड लगे, जो डोरी होती है, यहाँ पे भी आपको फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ भी हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पे भी हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें फ्रिक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा जो सहायक नहीं होता, हमें वो चाहिए, सहायक नहीं होता चाहिए। तो जो ब्रेक होता है उसमें फ्रिक्शन हमारी सहायता करता है, जूते के नीचे में जो ट्रेड होता है उसमें भी सहायता करता है, रोड पे चल रहे कार में भी सहायता करता है, क्योंकि ब्रेक लगाएंगे फ्रिक्शन होगा तभी रुकेगा। तो ये सब सहायता करते हैं, लेकिन पिस्टन इन सिलेंडर इंजन हमारी सहायता नहीं करता है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो वर्क होता है वो पूरा नहीं मिल पाएगा और लॉसेस होने लगेंगी। आपका पिस्टन सिलेंडर होता क्या है, बेसिकली पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आपका जो दो पहिया या 4 पहिया वाहन होते हैं उसमें यूज़ होता है। तो ये आपका पिस्टन हो गया और ये आपका सिलेंडर हो गया, ये आपका पिस्टन हो गया, ये आपका पिस्टन हो गया, ये आपका सिलेंडर हो गया। अगर पिस्टन और सिलेंडर के मध्य में अगर फ्रिक्शन होगा तो ये जाम हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें फ्रिक्शन को कम से कम रखना होता है। बेसिकली फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन की जो दिशा होती है, यदि कोई बॉडी मूव कर रहा है
तो उसके मूवमेंट के विपरीत दिशा में हमेशा फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स होता है जो हमेशा मूवमेंट के अपोजिट दिशा में लगता है। ये आपका मूवमेंट है, ये हमारा क्या है, मूवमेंट है, यानी फिर जो गति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। तो एक क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्त की परिधि और व्यास में अंतर 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ये वृत्त है, मान लेते इसका कुछ रेडियस कितना है, मान लेते इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है, r है। तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है, जो परिधि की जो लंबाई होती है वो होती है 2 पाई r होती है। और कह रहा है इसका जो डायमीटर होता है वो क्या था, रेडियस का 2 गुना होता है। और एक कह रहा है दोनों का जो अंतर है वो क्या कह रहा है, 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से जब हम लोग क्या करेंगे, r कॉमन ले लेते हैं, और 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 रख दीजिए, -2 कर दीजिए और बराबर 28 कर दीजिए। और जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो r का जो मान आ रहा था, r का मान हमको जहाँ तक लग रहा है, r का मान क्या था, सॉल्व किया है मैंने इसको, r का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 6.53 सेंटीमीटर। तो आपका जो 6.53 का जो आंसर होगा भैया आपका, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। समय बचाने के लिए मैंने इसको पहले सॉल्व कर रखा था। तो r बराबर जाएगा 6.53 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दे रखा है, ये आपको दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, नीचे दिए गए चित्र में एक पिंड पर 50 न्यूटन और 120 न्यूटन का बल कार्य कर रहे हैं, तो बल और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो इसको देख लेते हैं, इसका इमेज कहाँ पर है। इसका इमेज ये देखिए, ये क्या कर रहा था, ये कोई पिंड है, एक पिंड पर एक बल कार्य कर रहा है जो 120 न्यूटन का है, और एक दूसरा बल क्या कर रहा है, ये कितने का था, ये शायद हमको लग रहा है ये 50 न्यूटन का है। इसको सही से लिख देता हूँ, ये 50 न्यूटन का है ये। तो पूछ रहा है तो इस पर लगने वाला रिजल्टेंट या फिर परिणामी बल का मान क्या होगा। तो यदि किसी बिंदु पर हमें पढ़ा है जो बलों का जो समांतर चतुर्भुज नियम कहता है कि यदि किसी बिंदु पर 2 बल लगे हुए हैं, मान लेते P और Q हैं, और इनके बीच का एंगल मान लेते थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ये इसका विकर्ण से रिप्रेजेंट होगा। ये किससे रिप्रेजेंट होगा, विकर्ण से रिप्रेजेंट होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट का जो मान होता है वो फार्मूला होता है r बराबर r² बराबर p² प्लस q² प्लस 2p cos थीटा, 2pq cos थीटा क्या होता है 2p। तो रिजल्टेंट जो होता है वो होता है r² बराबर p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। तो थीटा क्या होता है, जो थीटा होता है वो एंगल होता है किसके बीच में, दो बल जो होते हैं P और Q के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। अगर ऐसा 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट जो होगा वो यहाँ पर रिजल्टेंट को F से प्रदर्शित किया गया है। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, जब अगर थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर p² प्लस q² होगा। तो क्वेश्चन में हमें p का मान दे रखा है 120 और q का मान 150 दे रखा है। तो दोनों क्या कर देंगे, स्क्वायर का रूट लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों में क्या है, 130 है। तो कौन सा सही होगा, इसका मतलब तीसरा और चौथा तो गलत हो जाएंगे। तो अब हमें देखना क्या है, टेन थीटा का मान देखना है। तो टेन थीटा जो बराबर होता है वो लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा कितना है, जो लंब हमारा है वो देखेंगे आप लोग 50 न्यूटन का है। लंब जो हमारा कितना है वो 50 न्यूटन का है, और आधार कितना है 20, आधार जो 120 न्यूटन का। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा या
10 फाई, ये हमने इसको फाई ले लिया है। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था, जो थीटा था वो हमने दो बलों के बीच का एंगल लिया गया था। तो बस इसको मैंने चेंज कर दिया है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी सेम है। तो आंसर कितना आ जाएगा 0.4166। तो हमारा जो ऑप्शन मिलेगा क्या मिलेगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 0.4167 भी लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर 10 इसका तो मान सही आ रहा है, लेकिन ये 10 थीटा का मान कर गड़बड़ा रहा है, इसीलिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कार्य पूरा होने पर क्या परिवर्तन होता है। तो पहला कह रहा है प्रयास, वेग, ऊर्जा या कुछ नहीं। हमें पता है कि कार्य और ऊर्जा एक ही है, तो कार्य का जो परिवर्तन, कार्य और ऊर्जा एक ही है, तो कार्य का परिवर्तन ऊर्जा में और ऊर्जा का परिवर्तन कार्य में होता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर रखा है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, तनाव का इकाई क्या होती है। तो उससे पहले समझते तनाव होता क्या है। तनाव होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। मान लेते एक हमारी ये रॉड है जिसकी जो प्रारंभिक लंबाई है L0 है या L0 है, उस पर हमने एक बल लगा दिया है P और P को, और उसको खींच रहे हैं। जब खींचा हमने तो उसकी लंबाई में वृद्धि कितना हो गया, डेल्टा हो गया। तो स्ट्रेन को एप्सिलॉन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। तो ये कितने बराबर होता है, डेल्टा। ये होता है लंबाई में परिवर्तन, जिसको मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है, और L0 क्या था, प्रारंभिक लंबाई है। तो इसको देखेंगे जो लंबाई का ये जो डेल्टा है, ये भी लंबाई में वृद्धि है, इसका भी मात्रक मिलीमीटर में होता है। L0 क्या होता है, ये भी लंबाई है, इसका भी मात्रक मिलीमीटर। तो मिलीमीटर से मिलीमीटर क्या हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिलीमीटर तो होगा नहीं। अब मिलीमीटर प्रति मीटर, ये क्या है, मिलीमीटर प्रति मीटर है। ये भी क्या हो सकता है, अब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, मिलीमीटर पर मीटर लिखा है। और ये माइक्रोन तो होगा नहीं, ये माइक्रोन भी नहीं होगा। और बचा क्या आपका, नो यूनिट। तो आपका जो स्ट्रेन होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। लेकिन कभी कभी लोग मिलीमीटर पर मिलीमीटर लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 में एक तरह का कन्फ्यूज़न है, लेकिन बेसिकली हर कोई लोग, जितने भी लोग होते हैं, वो हमेशा जो स्ट्रेन होता है उसको हमेशा डायमेंशन लेस या फिर यूनिट लेस ही बताते हैं। तो आपका ऑप्शन कितना कौन सा रहेगा, 4 वाला सही हो जाएगा। बाकी इसका इन क्वेश्चंस का जो सल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को, कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमें उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि सत्य नहीं है। तो पहला, तनाव की एसआई इकाई पास्कल होती है, तो ये सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। टेंसाइल स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। तो पिछले बार हम अभी देख चुके हैं, जो तो तनाव जो है वो हम देख चुके हैं, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी सही है, लेकिन हमें गलत वाला लेना था, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या, यंग मॉडुलस इज द मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल। ये भी आपका क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि हमें पता जो डेल्टा होता है PL/A ही होता है, और स्टिफनेस जिसको हम K से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका जो मान होता है P/डेल्टा होता है। तो P/डेल्टा क्या होगा, AE/L है। तो हम देख सकते हैं जो स्टिफनेस है वो एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और E पे। E बेसिकली क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। अगर इसको देखेंगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शन यानी जो अनुप्रस्थ काट है, इसका जो एरिया है वो आपका A है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो इसलिए क्या बचा हुआ ऑप्शन क्या होगा, ये चौथा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा क्या, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर थर्मल प्रॉपर्टी सच एज हीट कैपेसिटी।
तो हीट कैपेसिटी होती है मटेरियल्स की, उसको मापने के लिए कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? तो पहला है पायरोमीटर। पायरोमीटर से हम लोग ताप मापते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। कैलोरीमीटर उष्मा माप हम करते हैं, तो इससे ये आपका सही हो जाएगा। हाइड्रोमीटर, इससे हम लोग घनत्व मापते हैं, घनत्व मापते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और ओडोमीटर से क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। 15 क्वेश्चन को देखते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है इन अ सीरीज सर्किट विच पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस ऑल द सर्किट एलिमेंट। तो ये हमें पता है धारा होता है, वोल्टेज नहीं होगा, धारा होगा। कैसे कहने का मतलब है, जैसे ये मान लीजिए ये कोई एक सर्किट है, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हैं, मान लेते हैं ये हमारे रेजिस्टेंस लगे हैं, तो मान लेते हैं रेजिस्टेंस हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो तीनों में धारा का मान क्या होगा, सेम होगा। अगर किसी वोल्टेज सोर्स इसको जोड़ देते हैं हम लोग, तो तीनों में क्या होगा, धारा का मान अलग होगा, धारा का मान सेम होगा और वोल्टेज का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 का 2 सही होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या करें, 16 नंबर क्या करें कि निम्नलिखित सर्किट में 20 ओम प्रतिरोधक के माध्यम से धारा की गणना की। कहने का मतलब ये आपका सर्किट दिया गया है, ये आपका सर्किट दिया गया है, ये आपका सर्किट दिया गया है। तो इस सर्किट में हमें पूछ रहा है कि जो 20 ओम का जो रजिस्टेंस है, इसमें प्रतिरोध, इसमें धारा का मान क्या होता है। तो हमें फार्मूला पता है, V बराबर I इंटू आर होता है। तो मान लेते हैं 20 ओम में I1 धारा जा रही है, तो क्या जाएगा, I1 इंटू R1 हो गया। वोल्टेज हमको पता है, ये इसका जो कनेक्शन है वो कैसा पैरेलल कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज का मान सेम होता है, तो क्या हो जाएगा, I बराबर V बाई R1 होगा। वोल्टेज हमें 200 वोल्ट दिया गया है और I का मान कितना दिया गया है, 20, I का मान क्या नाम सॉरी रेजिस्टेंस का मान 20 दिया गया, तो 20 डिवाइड बाई 210 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना है, 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन सही है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट्स न्यूटन मीटर एंड जूल। तो न्यूटन मीटर जो होता है बेसिकली वर्क का मात्रक होता है। वर्क होता क्या है, बल इंटू विस्थापन होता है, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। तो एक न्यूटन मीटर बराबर कितना होता है, 1 जूल के बराबर होता है। आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन 2 हो जाएगा 17 का। 17 के बाद देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं विच ऑफ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी। तो हमें पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो हमारा गलत हो जाएगा। हमें पूछा क्या गया है, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या, धातु का लेपन, किसी एक प्लेट पर हम लोग धातु को लगाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। बैटरी सेल से ये आपको क्या होगा, सही होगा, क्योंकि बैटरी की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, उसका यूज़ कर लेते हैं। हीट इंजन भी नहीं होगा, क्योंकि हीट इंजन का उपयोग हम लोग उष्मा को कार्य में बदलने के करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर 4 क्वेश्चन को तैयार कर लिया है, कुछ भी आ सकता है। तो असंभावनाओं को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे इसी तरह से करते रहेंगे। एक है क्या आपका, इन द बेल्ट ड्राइव ड्यू टू डिफरेंस इन द टेंशन अलॉन्ग द बेल्ट इट्स लेंथ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। कहने का मतलब है, अगर ये पुली है, एक पुली ये है और दूसरी पुली ये है, दोनों पुली को हमने क्या किया, पट्टे की सहायता से जोड़ रखा है, पट्टे या बेल्ट की सहायता से। तो होता क्या है, ये पट्टा जो होता है हमेशा टेंशन रहता है। मान लेते यहाँ का टेंशन T1 है और यहाँ का टेंशन मान लेते T2 है। तो T1 बाई T2 जो T1 बाई T2 होता है, जो आपका T1 बाई T2 होता है, तो T1 बाई T2 होता है, ये हमारा जो T1 बाई T2 होता है, ये E की पावर म्यू इंटू थीटा होता है। इसको मत जानते, ये बस एक रिलेशन है, उसको मत जाइए। तो क्या कह रहा था, होता क्या है, जब ये आपका टाइट साइड है, ये टाइट है मतलब कि एक ऐसा साइड जहाँ पर ज़्यादा तनाव रहता है वो टाइट साइड बोलते हैं, टाइट साइड बोलते हैं, TIGHT टाइट साइड। और जहाँ पर तनाव का मान कम होता है उसको बोलते हैं स्लैक साइड। तो होता क्या है, तो पूछ रहा है जो क्रीप होता है, क्रीप की वजह से क्या होता है, क्रीप की वजह से बेल्ट और पुली के बीच फिसलन होने लगता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। पूछा क्या गया था, बेसिकली बेल्ट ड्राइव में बेल्ट के साथ तनाव में अंतर के कारण इसकी लंबाई लगातार बदलती रहती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रीप बोलते हैं। तो जब कभी भी टाइट साइड और स्लैक साइड के बीच में जब अंतर आता रहता है तो वहाँ पे क्रीप आ जाता है। क्रीप आने का मतलब है बेल्ट की लंबाई में वृद्धि या फिर कमी होना है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेल्ट जो होती है वो पुली पे फिसलने लगती है, और जब ऐसा होता है तो पावर का ट्रांसफर सही से नहीं होता। ये हमारी पुली है, ये सिंपल है ये। आगे देखते हैं, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। तो
ढेर यानी लॉट से दो वस्तुओं को अस्वीकार करने के लिए एक निरीक्षक 0.08% दोषपूर्ण वस्तुओं का अस्वीकार करता है, वह कितनी वस्तुओं को जांच करता है? तो इसका आंसर जो होगा 2/0.08%। तो परसेंट हटाते तो 16 का आता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2500। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं कहीं कहीं रुका भी हूँ, तो अगर कुछ गलती होती है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी अगर कोई आपको सुझाव हो तो हमें ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।